लालची 420 देवरानी। एक समय की बात है, एक गांव में एक कुशल परिवार रहता था। उस परिवार में सुधा जी नाम की एक वृद्ध महिला रहती थी। सुधा जी की 2 बेटे और बहुएं थी जो उनके साथ ही रहती थी। बड़े बेटे अशोक की पत्नी गीता संस्कारी और ईमानदार थी। वही छोटे बेटे की पत्नी पूजा चालाक और बहुत तेज दरार थी। एक बार की बात है, सुधा जी और गीता मिलकर बहुत सारे लड्डू बनाकर रसोई में रख देते हैं। सुधा जी बोलती है, बहू मैं मिश्रा जी के वहाँ कुछ काम से जा रही हूँ, तुम लड्डू को थोड़े देर बाद डब्बे में रख देना। ये बोलकर सुधा जी बाहर चली जाती है। गीता अपने बेटे की आवाज़ सुनकर उसे देखने चली जाती है। तभी पूजा रसोई में आती है। शुद्ध देसी घी के लड्डू देख उसके मुंह में पानी आ जाता है और एक लड्डू खा लेती है। पूजा बोलती है, वाह, इतने स्वादिष्ट लड्डू मैंने कभी नहीं खाए। एक काम करती हूँ, सारे लड्डू डिब्बे में रख लेती हूँ और एक लड्डू प्लेट में ही छोड़ दूंगी, जिससे किसी को हमको पर शक भी नहीं होगा और मैं आराम से खा पाऊंगी। वह लड्डू की प्लेट उठाकर एक डिब्बे में भरकर चुपके से अपने कमरे में ले जाती है और प्लेट में एक लड्डू वहीं छोड़ देती है। अपने कमरे में जाकर पूजा पेट भर लड्डू खाती है। पेट भर जाने पर वह लड्डू के डिब्बे को छुपा देती है। गीता अपने बेटे कार्तिक को सुला रही थी, तभी सुधा जी घर आ जाती है। फिर सुधा जी बहू गीता को बुलाते हैं। अरे ओ गीता, सास की आवाज़ सुनकर भागी हुई आती है और बोलती है, जी माँ जी, बुलाए आपने। सुधा जी, बेटा जरा चाय बना देना और हाँ, लड्डू भी ले आना, 1-2 खा लूँगी। गीता रसोई में जाती है और लड्डू खाली प्लेट देखकर चौंक जाती है। पूजा, लड्डू कहाँ गए? मैंने तो डिब्बे में भी नहीं रखे, प्लेट में तो एक ही लड्डू है, अभी माँ को बताती हूँ। गीता सुधा जी को जाकर बात बता देती है। गीता, माँ जी, लड्डू रसोई में नहीं है, मैंने वहीं रखे थे पर अब नहीं है। सुधा जी, क्या लड्डू तो तेरे सामने ही बनाए थे, फिर कहाँ गए? गीता, पता नहीं माँ जी, कार्तिक रो रहा था तो मैं कार्तिक के पास चली गई, उसे सुलाकर अभी आपकी आवाज़ सुनकर आ रही हूँ। सुधा जी रसोई में आ जाती है। तभी पूजा लड्डू से भरा मुंह जल्दी जल्दी साफ करती है और रसोई में आ जाती है। पूजा, क्या हुआ मम्मी जी, आप गुस्से में क्यों हो? सुधा जी, बहू यहाँ लड्डू के प्लेट रखे थे, अब देखो इसमें एक भी लड्डू नहीं है, पता नहीं कौन खा गया। शुद्ध घी के लड्डू थे। तभी अशोक और राहुल भी आ जाते हैं और रसोई में लोगों की बातों को देख दोनों रसोई की ओर आ जाते हैं। अशोक अपने माँ से मजाक में कहता है, क्या हुआ माँ, क्या हुआ माँ, किस खास विषय पर चिंतन चल रहा है? सुधा जी, अरे देखो ना बेटा, शुद्ध घी के लड्डू बनाए थे, पता नहीं कौन खा गया, अब इसमें एक ही लड्डू है। पूजा, आपके बाहर जाने के बाद तो गीता दीदी ही थी रसोई में, शायद कहीं उन्होंने ही बोलकर चुप हो गई। गीता बोले, पूजा एक क्या बोल रही हो तुम? मैं कार्तिक के पास थी। सुधा जी और घर के सभी सदस्य पूजा की बात पर विश्वास कर लेते हैं और गीता के खिलाफ हो जाते हैं। सभी गीता को खूब सुनाते हैं तो बेचारी वो रोने लगती है। पूजा बहुत खुश होती है। वो खुद से कहती है, इन लोगों को बेवकूफ़ बनाना कितना आसान है। कुछ दिन बाद सुधा जी काजू और बादाम खरीद कर लाती है और फिर गीता को ही संभाल कर रख देने के लिए कहती है। सुधा जी ये कहकर वहाँ से चली जाती है। गीता काजू और बादाम के डब्बे को अलमारी में रख देती है। पूजा काजू और बादाम का डिब्बा देख लेती है और रोज़ मुट्ठी भर भर के खूब काजू और बादाम खाती है और इसी तरह एक ही हफ्ते में काजू बादाम ख़त्म हो जाते हैं। सुधा जी एक दिन गीता से बोले, गीता तुझे काजू बादाम लेकर दिए थे, अब तो दिखा भी नहीं रही है कि कहाँ रख दिए, हमें भी दिखा दे, हम भी दर्शन कर ले, या मंदिर में रख कर पूजा करेगी? गीता,
जी माँ जी, अलमारी में रखे हैं, अभी लेकर आती हूँ। ये बोलकर पूजा रसोई में जाती है और काजू बादाम का डिब्बा निकालती है, पर डिब्बे में तो काजू बादाम ना के बराबर थे। ये देखकर गीता चौंक जाती है और रोने लगती है। पूजा की रोने की आवाज़ सुनकर सुधा जी और घर के सारे सदस्य रसोई में आते हैं और गीता को रोता देख सुधा जी बोलती है, अरे क्या हुआ, रो क्यों रही हो? गीता, माँ जी काजू बादाम यहीं रखे थे, पर पता नहीं कहाँ गए। सुधा जी, क्या 4 दिन पहले ही लाई थी काजू बादाम का डिब्बा और ख़त्म भी हो गया? फिर पूजा अपनी चोरी छुपाने के लिए फिर गीता पर इल्ज़ाम लगा देती है और कहती है, पूजा, गीता जी खाने का मन था तो खाइए, लेकिन ऐसे चोरी करना ठीक नहीं है दीदी। सुधा जी, पता नहीं इस घर में क्या हो रहा है, खाने की भी चोरी। अरे बहू, थोड़ा बहुत दूसरों को भी चखा दिया करो, इस घर में और लोग भी रहते हैं। यह बोलकर सभी चले जाते हैं और गीता रोने लगती है। कुछ दिन बाद पूजा की दोस्त रिया का फ़ोन आता है। रिया, हेलो पूजा, कैसी हो? पूजा, मैं ठीक हूँ, और तुम बताओ, इतनों दिनों बाद कॉल किया। रिया, घर के काम में बिजी रहती हूँ, चलो ना हम दोनों कल मिलते हैं, शॉपिंग करेंगे और खाएंगे पिएंगे। पूजा, अच्छा ठीक है, कल मिलते हैं। वैसे भी शादी को 2-3 महीने हो गए, कहीं घूमने भी नहीं गए मैं। राहुल को तो टाइम भी नहीं मिलता। रिया, ठीक है ना, तो कल मिलते हैं, तू तैयार रहना। पूजा खुद से कहती है, मैं रिया को हाँ तो बोल दिया, पर पैसे कहाँ से लाऊंगी? बाहर जाने का मतलब पैसे का खर्च होना। अब पूजा पैसे की जुगाड़ में लग गई। वो सुधा जी के कमरे से गुजरती है, तभी अशोक सुधा जी को 10,000 रुपये रखने के लिए देता है। अब रात होते ही पूजा सुधा जी के कमरे में जाती है और 10,000 की गड्डी चुरा लेती है। सुबह होते ही अशोक 10,000 सुधा जी से मांगता है। अशोक, माँ वो 10,000 दिए थे ना, वो देना, दोस्त को वापस करना है, वह लेने के लिए आ रहा है। सुधा जी कमरे में पैसा लेने जाती है। जैसे ही अलमारी खुलती है तो पैसे कहीं नहीं मिले। सुधा जी चिल्लाती है। चिल्लाने की आवाज़ सुनकर सुधा जी के सभी सदस्य सुधा जी के कमरे में आ जाते हैं। अशोक, क्या हुआ माँ, अब चिल्ला क्यों रही हो और इतनी घबराई हुई क्यों हो? सुधा जी, मैंने यहीं 10,000 रखे थे, अब नहीं है, पता नहीं कहाँ चले गए। अशोक, नहीं है मतलब? माँ, वो पैसे मेरे दोस्त के थे, वो आने वाला है, मैं कहाँ से ला कर दूंगा उसे? सुधा जी, कहीं एक काम बाहर के किसी आदमी का तो नहीं, लेकिन हमारे घर में कोई आता भी तो नहीं। अशोक, हाँ माँ, आप सही कह रही है, अब मैं पुलिस को ही बुलाता हूँ। सुधा जी, हाँ यही ठीक रहेगा, हमारे घर में कुछ न कुछ चोरी हो रहा है, अब ये पैसे भी चले गए, तू बुला ले बेटा पुलिस को। पुलिस का नाम सुनते ही पूजा घबरा जाती है। अशोक का दोस्त पैसे लेने आता है। ये देखकर जल्दी से अपने कमरे में जाती है और पैसे छुपा देती है। पूजा फिर गीता से बोली, दीदी अब इसकी भी चोरी की हद हो गई, अपने ही घर में चोरी की दीदी, आपको ये बातें शोभा नहीं देती। तभी पुलिस आ जाती है। पुलिस को देख पूजा घबरा जाती है। पुलिस गीता से पूछताछ करती है और गीता बेगुनाह साबित होती है। फिर पुलिस पूजा की जब घर में एक एक जगह की तलाशी लेती है तो पूजा और पूरी तरह से घबरा जाती है। पूजा के घर से पुलिस को नोट की गड्डी अलमारी में कपड़े के नीचे रखे मिल जाती है, साथ में काजू बादाम का 1-2 लड्डू भी। सब चौंक जाते हैं। पूजा फुट फुट कर रोने लगती है कि माफ़ कर दीजिए मुझे, मुझसे गलती हो गई, माफ़ कर दीजिए। सुधा जी, सब कुछ तूने चुराया और मेरी बहू गीता को दोषी बना देती थी। पूजा रोने लगती है और गीता से माफ़ी मांगती है। फिर भी ईमानदार गीता बोली, कोई बात नहीं, तुम्हें इस घर में चोरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें कुछ भी चाहिए तो तुम हम सब से कह सकती हो। तुम्हारी एक गलती ने
तुम्हें कितनी बड़ी मुसीबत में डाल दिया था। पूजा, मैं आप सबसे माफ़ी मांगती हूँ। आगे से ऐसा गलती कभी नहीं करूँगी। गीता पूजा को गले लगा लेती है और सुधा जी गीता से माफ़ी मांगती है और गीता सबको माफ़ कर देती है और अब से सब खुशी खुशी ज़िंदगी जीते हैं। उम्मीद करते हैं कि लालची 420 देवरानी स्टोरी आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही स्टोरी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देख सकते हैं। तो इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और कमेंट ज़रूर करें।